गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समीत लाइव मेकर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स सीटेट का पेपर सेकंड के दोस्तों साइंस एंड मैथ्स। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे इसी चैनल पे साइंस का सेक्शन स्टार्ट किए हुए दोस्तों। और इस सेशन में दोस्तों अभी जो करने वाले हैं फ्रेंड्स, इसमें हम लोग मैथ का करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप लोग सेशन को जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। हम लोग मैथ स्टार्ट किए हुए दोस्तों। इससे पहले हमारा एक चैप्टर हो चुका है दोस्तों, मतलब एक सेशन हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट सेशन हम लोग का होने वाला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप लोग ये यहाँ पे बोल रहा है यदि ए इक्वल टू दोस्तों इतना है तो पावर 3 स्क्वायर 5 क्यू, बी बराबर इतना है तो सी बराबर इतना है। तो इसमें ए बी सी का एचसीएफ और ए बी सी का एलसीएम का मान कितना होगा, हमें ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सोल्यूशन इसका देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे ये ऐसे लिख लीजिएगा, सी इतना दिया हुआ है दोस्तों। तो ए बी सी का एचसीएफ सबसे पहले निकालेंगे दोस्तों। ए बी सी के एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों हम ये करेंगे कि देखिए सब तीनों में कौन कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन होगा दोस्तों, कॉमन हम फैक्टर लेंगे। देखिए तीनों में दोस्तों 2 कॉमन हो गया हमारा। उसके बाद देखिए 3 तीनों में है तो 3 एक ले लेंगे और एक 5 ले लेंगे दोस्तों। तो 3 तो 8 से 24 पंचे दोस्तों कितना होता है 100। सॉरी दोस्तों, हाँ इसको वैसे ही लिख लेंगे दोस्तों, क्योंकि आगे काटने में हमको काम आएगा। उसके बाद देखिए ए बी सी का एलसीएम हम लोग ये इतना निकाल लिए। उसके बाद एचसीएफ, अब एलसीएम दोस्तों, एलसीएम ये है एलसीएम हमारा। और नेक्स्ट है हमारा देखिए यहाँ पे फिर लिख ले एचसीएफ बटे एलसीएम। तो एचसीएफ दोस्तों हम लोग का हो गया तो ये फिर नीचे में ये दोनों को काट लेंगे दोस्तों। तो ये हमारा 1 बटे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 बटे 30 स्क्वायर हो जाएगा टोटल दोस्तों। 5 से 15 30 स्क्वायर, तो 1 बटे 900 हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग का है कि एक बगीचे में 30 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास की कालीन बिछाने की लागत 1,80,000 रुपया है दोस्तों। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है तो 50 रुपया प्रति मीटर की दर से बगीचे के चारों ओर बार लगाने की लागत क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक बगीचे में 30 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर दर से घास लगाने कालीन बिछाने का लागत इतना है दोस्तों 1,80,000। और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखिए 5:3 है। तो यहाँ देख लीजिए आयत का क्षेत्रफल L × B और आयत का परिमाप क्या हो जाएगा 2 × L + B। अब यहाँ पर देखिए घास कारपेटिंग का लागत यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों 30 रुपया पर मीटर स्क्वायर होगा। और घास कारपेटिंग की कुल लागत 1,80,000 रुपया दिया हुआ है। और आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालते हैं दोस्तों। तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा हम लोग को, 1,80,000 में 30 प्रति मीटर स्क्वायर जो है इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हमारा कितना हो जाएगा 6,000 मीटर स्क्वायर। फिर देखिए, और आयताकार बगीचे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है 5:3, ये हो गया। फिर देखिए मान लीजिए आयताकार बगीचे की लंबाई 5x है और चाहे 5:3 को x हम यहाँ मान लेंगे। 5x लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया 3x। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 5x × 3x 15x स्क्वायर। 15x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, देखिए यहाँ पर 6,000 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों सोल्यूशन करके दोस्तों इसका कैलकुलेशन करने के बाद x बराबर हमारा निकल जाएगा और 4 से रूट तो 20 आ जाएगा दोस्तों। और आयताकार बगीचे की लंबाई 5x था तो 5 × 20 100 मीटर और इसका चौड़ाई हो जाएगा 60 मीटर। और आयताकार बगीचे का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग इसका 2 × L + B। तो 2 + L + B 60 + 100 160 तो 320। आयताकार बगीचे का परिमाप हमारा निकल गया 320। अब देखिए बार लगाने का लागत 50 रुपया पर मीटर है दोस्तों। तो 320 मीटर × 50 बराबर 16,000 रुपया इसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर में हमको बोल रहा है दोस्तों लंबाई 2 मीटर है, ठीक है। लंबाई 2 मीटर हो गया, चौड़ाई 1 मीटर हो गया और ऊंचाई इतना 0.5 मीटर हो गया वाले एक बक्से में 0.2 मीटर लंबाई का, 0.4 मीटर चौड़ाई का और 0.5 मीटर ऊंचाई वाले अधिकतम कितने बक्से रखे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका सोल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बक्से का संख्या नंबर ऑफ बक्सेस जो करेंगे दोस्तों। तो बड़े बक्से का आयतन बटा छोटे बक्से का आयतन निकालेंगे। तो बड़े बक्से का आयतन क्या हो जाएगा 2 × 1 × 0.5 बराबर टोटल को अगर गुना करेंगे दोस्तों 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और छोटे का भी निकालने के लिए तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, LBH हो जाता है 0.04 मीटर क्यू हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे दोस्तों 1/0.04। तो पॉइंट जो जैसे हटाएंगे दोस्तों यहाँ से तो ऊपर में 100 हो जाएगा, 100/4 हो जाएगा दोस्तों 25।
क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। 25 उसमें रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखो दोस्तों, मान लीजिए कि ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है दोस्तों, और बी बराबर इतना हुआ है, सी बराबर इतना है। तो यदि सी माइनस ए प्लस बी बराबर इतना है तो एम प्लस एन का मान कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों, ये जो दिया हुआ है दोस्तों बायां पक्ष एल एच एस बराबर आर एच एस होगा जब हम गुणांक को दोस्तों तुलना करते हैं। जितना भी मान दिया हुआ दोस्तों टोटल मान हम रख देंगे, रखने के बाद बराबर ये है, ये करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों, अब जो ये जो है सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में ये जो हमारा दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे इसमें जैसे जैसे मतलब ये तीनों को अगर ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो आएगा उसके बराबर इसको रखेंगे, और यहीं से हम m और n निकालेंगे। यहाँ से अगर m और n यहाँ निकालेंगे तो देखिए 5m हो गया, n 4 हो गया, m प्लस n कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हम लोग का है कि 1/3 का -2 स्क्वायर -1/4 इंटू 1 -1 पावर फिर -2 का मान क्या होगा। तो मान निकालेंगे, क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, सबसे पहले देखिए नीचे वाला जो है, नीचे वाला जो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। देखिए 1/3 -2 1/4 सबसे पहले ये लिख लिए। उसके बाद देखिए 3 स्क्वायर, मतलब ये माइनस में है तो इसको ऊपर करेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, और फिर -4 यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। और उसके बाद 9 - 4 कितना हो जाएगा 5, 5 पर -2 1/5 स्क्वायर 1/25 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा गुण पूर्णांकों के लिए सत्य है। तो पूर्णांकों के लिए कौन सा गुण सत्य होगा। तो देखिए दोस्तों, व्याकलन में क्रम विनिमयता ये गलत है। नेक्स्ट देखिए विभाजन में सहचर्यता ये भी गलत है। 3 में है व्यवकलन में समवृत्ति, ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे 3 सही होगा, व्यवकलन में समवृत्ति। और इसका सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन इसका है कि देखिए सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट एसोसिएट फॉर इंटीजर्स। घटाव और भाग पूर्णांकों के लिए सहचर्य नहीं है, और घटाव पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय भी नहीं है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए, किसी भी 2 पूर्णांकों का घटाव हमेशा एक पूर्णांक होता है, इसीलिए घटाव के तहत पूर्णांक बंद है। और आगे देखिए, आगे हम लोग का पूर्णांकों का समुच्चय विभाजन की संक्रिया के अंतर्गत समवृत्त नहीं होता है, क्योंकि जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो परिणाम हमेशा पूर्णांक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 28 नंबर में 28 का हो जाएगा मान, ये मान हमारा दिया हुआ है दोस्तों, इसका मान हम लोग को निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसका मल्टीप्लिकेशन जो इसका होता है दोस्तों, बोर्ड मास के तर्क होता है दोस्तों। पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोर घटावा, सकल गुना करी, सबसे पहले गुना कीजिए दोस्तों, 2 3 तो 6 हो गया, गुना कर दिए। उसके बाद जोड़ घटावा, तो उसके बाद देखिए 6 इंटू यहाँ क्या कर देंगे दोस्तों, 6 ये हो गया, फिर -2 -4 -5 है, तो यहाँ पे देखिए 4 - 5 -1 हो गया, तो 2 -1 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे माइनस छूट गया दोस्तों, माइनस यहाँ पे होगा, 6 - 2 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3, 6 - 3 3, 8 - 3 5 आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का। नेक्स्ट दोस्तों 29 नंबर है दोस्तों का अवरोही क्रम, ये संख्या दिया हुआ दोस्तों, इसका अवरोही क्रम क्या होगा दोस्तों, अवरोही क्रम इसका निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले सब में भाग डिवाइड कर देंगे, 1.33 -1.5 1.125 -1.75। नो अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इसका करते हैं दोस्तों तो कैसे हो जाएगा, तो देखिए सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम, मतलब दोस्तों उसको घटते क्रम में हम लोग को लिखना है दोस्तों। तो घटते क्रम में दोस्तों देखिए पहले ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो इसी को दोस्तों यहाँ पे ऐसे करके लिख देंगे, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का है कि यदि 10 संख्याओं का माध्य 10 संख्या का माध्य यहाँ पे 96 है तथा इनमें से एक संख्या 150 है, तो शेष 9 संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए समझे, देखिए 10 संख्याओं का माध्य 96 हो गया, 10 संख्या का माध्य 96 है तथा इनमें से एक संख्या 150 है, तो शेष 9 संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, 10 संख्या का मान 96 है, आगे देखिए यहाँ पे 96 है, तो एक संख्या हमारा 150 है, x1 150 यहाँ पे हो गया, तो मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस x1 से लेके x10 तक लिख लिए, और इसका दोस्तों 96 माध्य है बटे 10 हो गया, 96 × 10 मतलब 10 बराबर एगो का मान कितना है दोस्तों 100, ये हो जाएगा 150, फिर 960 में से 150 घटा देंगे तो x2 + x10 हो जाएगा दोस्तों 810। फिर देखिए मीन ऑफ 9, फिर x2 से लेकर ये 9 ही संख्या है ना,
बटे 9 कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा 8×10⁹ मतलब 90। ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 90 हो जाएगा हमारा 9 संख्याओं का माध्य 90 हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 में वेन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। वेन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो इसमें सत्य देखिए फ्रेंड्स, इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 में देखिए बी और सी देखिए बी और सी सही होगा। शिक्षण निर्देश की विद्यार्थी के ज्यामितीय चिंतन के स्तर के अनुसार होना चाहिए। सी में है स्तर का क्रमानुसार। सोल्यूशन देखिए इसका, देखिए वेन हेले के ज्यामितीकरण का सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्राइजेशन तथा वेन हेले के ज्यामितीय चिंतन के स्तरों का सही अनुक्रम है दोस्तों। फर्स्ट हो गया दृश्यीकरण, आकृतियों को देखकर दैनिक जीवन से रिलेट करना, जैसे ओ को रोटी तथा यहाँ त्रिभुज को समोसे कहना। और विश्लेषण देखिए एनालिसिस में गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना और आगे फिर संबंध बनाना, रिलेशनशिप, दो आकृतियों के मध्य संबंध बनाना। नेक्स्ट है निगमनात्मक, डिडक्शन, थ्योरी फार्मूला कॉन्सेप्ट के बारे में सीखना। 5वां दोस्तों स्वयं सिद्धि, एक्सियोम, स्वयं निर्माण करना। नेक्स्ट अर्थात वेन हेले के अनुसार शिक्षण निर्देश शिक्षार्थियों के ज्यामितीय चिंतन के स्तर के अनुसार होना चाहिए और ज्यामितीय चिंतन का स्तर क्रम के अनुसार। नेक्स्ट ज्यामितीय चिंतन स्तर आयु निर्धारित है, आयु पर निर्भर है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट है गणित में स्वयं सिद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन थर्ड देखिए, थर्ड सही होगा दोस्तों। ये स्वयं सिद्धि केवल ज्यामिति में ही उपलब्ध है, स्वयं सिद्धि केवल ज्यामिति में ही उपलब्ध है, ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन स्वयं सिद्धि गणित में एक्सियोम का मतलब है दोस्तों, एक्सियोम का मतलब है। और सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए कौन सा सत्य नहीं हमको ये बोल रहा था, स्वयं सिद्धि केवल ज्यामिति में उपलब्ध है, ये गलत है, ये हर एक जगह पर उपलब्ध होगा दोस्तों। स्वयं सिद्धि देखिए अविरोधी है, सही है। स्वयं सिद्धि ऐसे प्रस्ताव जो बिना किसी प्रमाणित साक्ष्य द्वारा अनुमानित और स्वीकृत किए जाते हैं। स्वयं सिद्धि अपने आप में पर्याप्त है। और यह सोल्यूशन इसका है कि प्रमाण के बिना सत्य माना जाने वाला कथन देखिए स्वयं सिद्धि गणितीय परमाणु मैथमेटिकल प्रूफ का हिस्सा होते हैं और स्वयं सिद्धि निर्विवाद होते हैं, अतः इनके विरोध में कोई सबूत नहीं होता और स्वयं सिद्धि बिना किसी प्राथमिक साक्ष्य द्वारा ही स्वीकार कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट स्वयं सिद्धि अविरोधी होते हैं और उसके बाद दोस्तों स्वयं सिद्धि अपने आप में पर्याप्त हैं, अतः इन्हें प्रमाणित करने के लिए किसी साक्ष्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट स्वयं सिद्धि बीजगणित, अलजेब्रा, सेट सिद्धांत, सेट थ्योरी जैसे अन्य शाखाओं में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट अतः स्वयं सिद्धि केवल ज्यामिति में ही उपलब्ध है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित की एक कक्षा में खुले सिरे वाले प्रश्नों को पूछने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यहाँ ऑप्शन ए है, यह विद्यार्थियों को अभिसारी चिंतन कौशल को बेहतर बनाने में मदद करता है। और बी है दोस्तों, यह तार्किक चिंतन कौशल का विकास करता है। सही विकल्प का चयन इसमें से हम लोग को करना है। सही विकल्प कौन सा होगा, सही विकल्प देखिए 2, ऑप्शन सिर्फ बी इसका सही होगा। सोल्यूशन इसका देखिए, खुले सिरे वाले प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने से छात्रों में अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग कौशल विकास होता है और छात्र भिन्न भिन्न दिशाओं में सोचकर प्रश्नों को उत्तर देता है, जिससे छात्रों की तर्क शक्ति, रीजनिंग एबिलिटी, चिंतन शक्ति, थिंकिंग एबिलिटी आदि का विकास होता है। नेक्स्ट खुले सिरे वाले प्रश्न तार्किक चिंतन कौशल का विकास करते हैं, अर्थात ये सत्य है, ये असत्य है तथा कथन भी सत्य है। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर में है, यह सिद्ध करने के लिए कि एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री है, एक शिक्षक कागज के त्रिभुज से सभी कोणों को काटकर एक सीधी रेखा पर रखता है। यह उदाहरण है से डैश उत्पत्ति का। से दोस्तों सत्यापन का उत्पत्ति है, ये उदाहरण है। सोल्यूशन देखिए इसका, सत्यापन, सत्यापन से तात्पर्य किसी चीज़ को सत्य या सही साबित करना, पुष्टि करना, कन्फर्म, और अर्थात किसी फॉर्मूला, नियम आदि को प्रमाणित के साथ साथ सत्य साबित करना। उपयुक्त प्रश्न शिक्षक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह साबित करने के लिए कागज के ट्रायंगल के सभी कोणों को सीधी रेखा में रखता है, यह सत्यापन वेरिफिकेशन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट गणित में रचनात्मक आकलन नहीं किया जा सकता। गणित में रचनात्मक आकलन नहीं किया जा सकता, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 देखिए सही होगा। सत्रांत परीक्षाओं द्वारा आकलन नहीं किया जा सकता है। पद में देखिए विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को विश्लेषण द्वारा किया जा सकता है, विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य
कक्षा कार्य और गृह कार्य द्वारा और परियोजना एवं पोर्टफोलियो द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है रचनात्मक आकलन। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट से तात्पर्य ऐसे आकलन से है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किए जाते हैं और रचनात्मक आकलन में शामिल हैं और विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के विश्लेषण एनालिसिस ऑफ एरर्स, विद्यार्थियों द्वारा किए गए कक्षा कार्य तथा गृह कार्य, परियोजना एवं पोर्टफोलियो, सत्रांत परीक्षा टर्म एंड एग्जाम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंत में की जाने वाली परीक्षा है। अतः सत्रांत परीक्षा रचनात्मक आकलन में नहीं बल्कि योगात्मक आकलन में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकाया एक प्रारंभिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका है। उसकी गणित की कक्षा में वर्ष भर लड़कियों की उपलब्धियां लड़कों की उपलब्धियों से बेहतर रही। इकाया को देखिए ऑप्शन फर्स्ट, इकाया को गणित की अपनी कक्षा में अपने अभ्यासों और विद्यार्थियों की भागीदारी पर चिंतन करना चाहिए। सॉल्यूशन देखिए इसका, गणित में वर्ष भर लड़कियों की उपलब्धि लड़कों की उपलब्धियों से बेहतर रही। इसका तात्पर्य है कि लड़कों ने गणित की कक्षा में समान भागीदारी नहीं ली, अर्थात शिक्षिका को गणित की अपनी कक्षा में अपने अभ्यासों एक्सरसाइजेज अर्थात स्वयं के पढ़ाने में कहाँ कमी रह गई तथा विद्यार्थियों की भागीदारी पर चिंतन करना चाहिए, अर्थात छात्र तथा छात्रों की भागीदारिता समान करनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है गणित शिक्षण की आगमन विधि में डैश सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन थर्ड में देखिए, अमूर्त से मूर्त तरफ बढ़ना ये सम्मिलित नहीं है, अमूर्त से मूर्त की तरफ बढ़ना ये सम्मिलित नहीं है। सॉल्यूशन देखिए इसका, इंडक्टिव मेथड आगमन विधि अमूर्त से मूर्त की तरफ बढ़ना गणित शिक्षण में आगमन विधि है दोस्तों। उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता और रुचियों का ध्यान रखना, अन्वेषण और स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित करना। और नेक्स्ट है दोस्तों, मूर्त से अमूर्त की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ना आगमन विधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट दृष्टांत जो गणितीय सामान्यीकरण को असत्य दर्शाता है वह है, असत्य दर्शाता है वह क्या है? तो वह है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ऑप्शन नंबर 4 है प्रत्युदाहरण, प्रत्युदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन इसका है, किसी तर्क का प्रत्युदाहरण काउंटर एग्जाम्पल्स वह स्थिति है जो यह दर्शाती है कि तर्क का आधार सत्य तथा निष्कर्ष असत्य हो सकता है। अर्थात प्रति उदाहरण एक विशेष प्रकार का उदाहरण होता है जो किसी कथन या प्रस्ताव प्रपोजल को गलत साबित करता है। अतः एक विशिष्ट दृष्टांत स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स उदाहरण जो गणितीय सामान्यीकरण को असत्य दर्शाता है उसे प्रति उदाहरण कहते हैं। नेक्स्ट 39 नंबर में, गणित की एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में यह कथन दिया कि एक त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर है। एक छात्र ने उस कथन से असहमति प्रकट की और तत्पश्चात शिक्षिका ने कक्षा में चर्चा की शुरुआत की। उसका उद्देश्य क्या है? इसका सॉल्यूशन देखिए, ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को यह अभ्यास करने में सहायता करना कि गणित में असहमति हो सकती है। और सॉल्यूशन इसका है, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों में असहमति होती है, अर्थात एक ही फॉर्मूला पर सभी बच्चों के समान सहमति नहीं होती है। अतः उपयुक्त प्रश्न शिक्षिका प्रश्न बच्चों को यह अभ्यास इम्प्रेशन करा रही है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों की असहमति हो सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में स्थानीय मान की अवधारणा विकसित करने में सहायक नहीं है? तो ऑप्शन 2 देखिए, जियोजेब्रा सहायक नहीं है। सॉल्यूशन इसका है, ये गिनतारा सहायक है, डांस ब्लॉक है, माचिस की तीलियां का बंडल बनाना ये सब है, मगर जियोजेब्रा नहीं है। सॉल्यूशन इसका है, स्थानीय मान की अवधारणा गिनतारा, डांस ब्लॉक, माचिस की तीलियों के बंडल आदि के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, किंतु जियोजेब्रा का प्रयोग बच्चों का ज्यामितीय आकृतियों ज्योमेट्रिक शेप से परिचित करवाने के लिए किया जाता है। अतः जियोजेब्रा के माध्यम से स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं पढ़ाया जा सकता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 में देखिए, कक्षा 7 की गणित की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे आज कक्षा में एक जादू करेंगे। शिक्षिका ने एक छात्र को किन्हीं 2 अंकीय संख्याओं का चयन करने एवं उन्हें पलटकर एक नई संख्या प्राप्त करने के लिए कहा। तत्पश्चात उन्होंने उन 2 संख्याओं को जोड़ने एवं उनके योग को 11 से भाग करने के लिए कहा। तत्पश्चात उसने पूछा आपको क्या प्राप्त हुआ? तो देखिए, इस क्रियाकलाप को करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विद्यार्थियों को संख्याओं के विभिन्न गुण धर्मों एवं उनके प्रतिमानों का अन्वेषण करने देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखिए,
गणित सदैव व्यवहारिक संदर्भ प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट या खेल खेल में सिखाया जाना चाहिए, जिससे बच्चे गणित को आसानी से सीख लेते हैं तथा दैनिक जीवन में उसका उपयोग भी कर पाते हैं। उपयुक्त प्रश्न में शिक्षिका छात्रों को खेल खेल के माध्यम से संख्याओं के विभिन्न गुणधर्मों, वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स एवं उनके प्रतिमानों का अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन ऑफ पैटर्न्स, खोज करने की कहती है। अर्थात गणित सिखाने की यह सर्वोत्कृष्ट विधि मतलब बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट है आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ाते हुए कक्षाई प्रणाली के रूप में बच्चों की समझ विकसित करने की सबसे उपयुक्त युक्ति क्या होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर 4 से होगा सर्वेक्षण। सोल्यूशन है सर्वेक्षण। सर्वे वह विधि है जिसके द्वारा विभिन्न सूचनाएं एकत्र कलेक्ट की जाती हैं। आंकड़ा प्रबंधन डेटा एनालिसिस माप, शोध या विश्लेषण द्वारा एकत्रित जानकारी का संग्रह करना। अतः आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ाते हुए कक्षाई प्रणाली के रूप में बच्चे की समझ विकसित करने की सबसे उपयुक्त विधि सर्वेक्षण है। और इसी के साथ यहीं पे हमारा सेशन ख़त्म हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का सेशन देखने के लिए।